मेरा नाम तुषार है। वो दर्द से तड़प रही थी। अस्पताल के अंदर उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाया जा रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ फटी फटी आंखों से उसे जाते हुए देख रहा था। मेरी नज़रों में एक अजीब सा डर था, एक ऐसा डर जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरी गलती ही की वजह से तो ये सब कुछ हुआ था। मेरी ही गलती थी जो वो बेचारी इस हालत तक पहुंची थी। उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही तो था। मगर सब लोग बार बार यही पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। मेरे घर वाले बार बार मुझसे सवाल करते करते तंग आ गए थे। अभी डॉक्टर का चेकअप करना बाकी रह गया था। मैं परेशान था कि जब डॉक्टर आकर बताएगा कि इसे क्या हुआ है और फिर सारा इल्ज़ाम मुझ पर आएगा, तो ना जाने सब लोगों का रिएक्शन मेरे साथ कैसा होगा। फिर अपने झूठ को छुपाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था, और फिर मैंने कुछ ऐसा किया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। ये काम करने के बाद मुझे तसल्ली हो गई थी कि मेरी सच्चाई कभी खुलकर किसी के सामने नहीं आएगी। मगर सच कभी छुपा नहीं रह जाता। इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, सच सबके सामने आ ही जाता है, क्योंकि कुदरत का एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसकी मुझे क्या, किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी। और फिर मेरी सच्चाई सबके सामने कुछ इस तरह खुलकर आई कि जिसने सबके पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाला लड़का था। काफ़ी समय से मेरी मम्मी मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही थी। मैं सीधा सादा लड़का था, मगर मेरी ज़िंदगी में मेरे कुछ ऐसे दोस्त बन गए थे जिनकी संगतों में रह रहकर मैं चालाक बन गया था। दरअसल मेरे इन दोस्तों की मुलाकात मुझसे तब हुई थी जब मैंने नए कॉलेज में एडमिशन लिया था। ये लड़के आपस में एक दूसरे के साथ बहुत हंसी मजाक किया करते थे, और मैं वहाँ ज़्यादा किसी को जानता नहीं था, क्योंकि वो लड़के वहाँ के पुराने स्टूडेंट थे। मेरी दोस्ती मेरे ही जैसे एक सिंपल और सीधे लड़के से हुई थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं भी उन लोगों के साथ शामिल हो गया, और हम 4 लड़कों का एक ग्रुप बन गया, जिसमें हम 2 लड़के बहुत सीधे थे, और वो दोनों लड़के जिनका नाम आकाश और प्रीतम था, वो भी हमारे दोस्त बन गए, या ये कहें कि उन्होंने हम दोनों को अपना दोस्त बना लिया। हम चारों की दोस्ती अच्छी तरह से चल रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। पढ़ाई में भी मैं बहुत अच्छा था, लेकिन प्रीतम और आकाश पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो हमें भी पढ़ाई करने से रोक टोक किया करते थे। कई बार ऐसा हुआ था कि उनकी वजह से हमने क्लासेस गोल की थी। कॉलेज से फ्री होने के बाद मैं और जगत आकाश और प्रीतम के घर चले जाते थे। वहाँ जाने के बाद वो लोग नए नए तरह की ट्रिक्स हमें सिखाया करते थे। वो हमें चालाक बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, क्योंकि वो लोग भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि हम बहुत सीधे हैं और आज की दुनिया में हमें आसानी से कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। मगर हम दोनों उन दोनों के साथ रह रहकर इतना तो सीख ही गए थे कि अच्छे बुरे की पहचान हमें बहुत अच्छे तरीके से होने लगी थी। वो दोनों स्मोकिंग किया करते थे, जबकि हम दोनों ऐसे नहीं थे। मगर कहते हैं ना कि संगत का असर इंसान को बहुत जल्दी बिगाड़ने लगता है। प्रीतम ज़्यादातर अपने घर में अकेला होता था, क्योंकि उसके फादर की पोस्टिंग कहीं दूर थी, इसीलिए वो कभी कभी अपने घर पर आया करते थे। लेकिन इस बात का फ़ायदा प्रीतम खूब उठाता था। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना, पढ़ाई पर ध्यान न देना, गलत काम करना, ये सब कुछ उसने अपनी आदतों में शामिल कर लिया था, और वो हम लोगों को भी अपने जैसा ही बनाना चाहता था। उस दिन मैंने भी पहली बार उन सब के साथ बैठकर स्मोकिंग की थी, और जगत ने भी पहली बार स्मोकिंग की थी। मेरे स्मोकिंग करने के बारे में तो किसी को कुछ पता नहीं चला, मगर ये काम जगत को बहुत भारी पड़ गया था। जगत ने अपनी पॉकेट में सिगरेट की डिब्बी रख ली थी और वो अपने घर चला गया था। जब वो अपने घर गया तो वो सिगरेट की डिब्बी उसके घर वालों के हाथ लग गई थी, और इस तरह उसके घर में बहुत हंगामा हुआ था, क्योंकि जगत के पेरेंट्स और उसका पूरा परिवार एक ऐसा परिवार था जो बहुत ही शरीफ लोग थे। स्मोकिंग करना, शराब पीना या गुटखा खाना तो उनके यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं करता था। जब उन्होंने देखा कि जगत की जेब से सिगरेट की डिब्बी बरामद हुई है, तो ये बात उन लोगों से बर्दाश्त न हुई और उन्होंने जगत पर बहुत डांट लगाई थी। कहने को तो जगत जवान लड़का था, वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता था, मगर उसके घर वाले उसे उसकी मर्जी के मुताबिक जीने नहीं देते थे। वो हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते थे। यही वजह थी कि एक छोटी सी सिगरेट की डिब्बी से उसके घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ, और उन लोगों ने जगत के दोस्तों के साथ उसका उठना बैठना बंद करवा दिया था। अब जब भी हम लोग जगत को फ़ोन करते, वो हमारी कॉल रिसीव ही नहीं करता था। कई बार मैं उसके घर उसे बुलाने के लिए भी गया था,
तो उसके पापा ने मुझे दरवाजे से ही इतनी बातें सुनाई थी कि मैं बेइज्जती महसूस करते हुए उसके घर के दरवाजे से वापस लौट आया था और दोबारा मेरी फिर हिम्मत ही नहीं हुई थी कि मैं उसके घर फिर से जा सकूं। जगत के घर वालों ने शायद अपने बेटे को बुरे लड़कों के साथ उठने बैठने से मना करके अच्छा किया था, क्योंकि वो गलत संगतों में रह रहकर शायद और ज़्यादा बिगड़ जाता। आज वो हम लोगों के साथ बैठकर सिगरेट पी रहा था, कल को शराब भी पी सकता था। कुछ माता पिता अपनी औलाद के लिए जो फैसले करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, मगर उस समय हम पर जवानी चढ़ी हुई थी। हम चाहते थे कि हमें हमारी मर्जी के मुताबिक जीने दिया जाए। मेरे पेरेंट्स तो मुझे किसी मामले में रोकते टोकते ही नहीं थे। वो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि उनका बेटा कभी किसी गलत संगत का शिकार नहीं हो सकता और ना ही वो पढ़ाई में कभी कमज़ोर हो सकता है। मगर वो ये नहीं जानते थे कि मैं गलत संगत का शिकार भी हो गया था और मेरा पढ़ाई से भी ध्यान अब हटने लगा था, क्योंकि जब मैं अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता था तो पढ़ाई नहीं कर पाता था। घर से निकलता कॉलेज जाने के लिए था, मगर कॉलेज नहीं पहुंचता था। जगत कॉलेज आता तो वो हम सबको देखकर इग्नोर किया करता था। वो हमसे बात भी नहीं करता, तो बदले में हम भी उससे बात नहीं करते थे। मगर वो कॉलेज में अच्छे मार्क्स से पास हुआ था और हम लोग बस मामूली से ही नंबर लेकर पास हो गए थे। हम लोगों की पढ़ाई तो जैसे तैसे पूरी हो गई थी, अब हमें नौकरियां करनी थी। आकाश और प्रीतम तो अभी तक अपने बाप की दौलत पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर मेरे घर में तो मेरे माता पिता को सबसे ज़्यादा उम्मीदें मुझसे ही थीं। आखिरकार मैं उनका इकलौता बेटा था। लाख कोशिशों के बाद भी मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी न मिल सकी थी। फिर मैंने स्कूल में टीचर की नौकरी करना शुरू कर दी थी, जहाँ पर मुझे इतने पैसे तो मिल ही जाते थे कि मैं अपने पापा के हाथ पर अपनी सैलरी रख दिया करता था। मेरे पापा मुझसे कोई शिकायत नहीं करते थे। आखिरकार घर में बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ थीं जो मुझे पूरी करनी थी। धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी। सुना था कि जगत की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई है। आज वो एक कामयाब इंसान है और मैं एक मामूली से स्कूल में स्कूल टीचर था। मगर मेरी यारी दोस्ती आकाश और प्रीतम के साथ अभी तक वैसी की वैसी ही थी। उन लोगों के साथ रह रहकर मैं काफ़ी हद तक बिगड़ चुका था। अब मेरी मम्मी मेरे लिए लड़की तलाश कर रही थी, क्योंकि वो मेरी शादी करना चाहती थी। मुझे तो कोई लड़की पसंद नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले मेरी मम्मी ने मुझसे मेरी पसंद के बारे में पूछा था। आजकल होता ही है कि हर लड़के को कोई ना कोई लड़की ज़रूर पसंद होती है, मगर मैं तो इतना सीधा था कि कभी लड़कियों को नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। उनको पसंद करना और उनसे बातें करना तो मेरे लिए बहुत दूर की बात थी। लेकिन मैंने देखा था कि आकाश और प्रीतम बहुत सारी लड़कियों से फ़ोन पर बातें करते थे। कहते थे कि वो सारी ही लड़कियां उनकी गर्लफ्रेंड हैं, मगर आज तक मेरा सामना किसी ऐसी लड़की से नहीं हुआ था जो मेरी गर्लफ्रेंड बनती। मेरी बहन को मेरे लिए एक लड़की बहुत पसंद आ गई थी। सुना था कि वो लड़की कम उम्र की और खूबसूरत लड़की है। मेरे घर वाले लड़की को देखकर आ गए थे और उन्होंने अपनी तरफ से रिश्ता फाइनल कर दिया था, मगर लड़की वालों का भी मुझे देखना रह गया था। वो दिन संडे का था जब मेरी मम्मी ने मुझसे बोल दिया था कि आज तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना, आज तुम्हें लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं। मगर हफ्ते में संडे का एक ही तो दिन मिलता था अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का और उनसे मिलने का। मम्मी से मैं जल्दी का कहकर उनसे मिलने के लिए चला गया था। लगभग 1 घंटा मैंने उन लोगों के साथ बिताया और फिर उनको बताया कि अब मैं चलता हूँ। तो आकाश ने कहा कि आज तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है, वैसे तो तुम पूरा संडे हमारे साथ ही गुजारते हो। मैंने उनको बताया कि दरअसल मुझे लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं। मेरी बात सुनकर प्रीतम और आकाश बहुत खुश हुए थे। उन दोनों ने मुझे मुबारकबाद भी दी थी कि तुम्हारा तो रिश्ता तय होने जा रहा है। मैं उन लोगों की ऐसी बातों पर बहुत खुश हो रहा था और फिर मैं जल्द ही अपने घर वापस आ गया था। घर आया तो देखा कि घर में मेहमान मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मम्मी और मेरी छोटी बहन मुझ पर बरसने लगी कि आपको पहले ही बोला था ना कि आज कहीं नहीं जाना, और अगर जाओ तो जल्दी आ जाना। जल्दी से अब अपना हुलिया ठीक करो और लड़की के माता पिता के पास जाकर बैठ जाओ। थोड़ी देर के बाद मैं कमरे के अंदर चला गया, जहाँ पर लड़की के पिता और लड़की की माँ बैठी हुई थी। उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया था और वो लोग कह कर गए थे कि शादी जल्दी ही होनी है। मैं बहुत खुश था। मेरा रिश्ता तय हो गया था और जिस लड़की के साथ मेरा रिश्ता फिक्स हुआ था वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, क्योंकि मेरी बहनों ने मुझे उसकी फ़ोटो दिखा दी थी और मेरे नंबर पर सेंड भी कर दी थी।
मैंने अपने दोस्तों को भी अपनी होने वाली पत्नी की फ़ोटो दिखाई थी। वो लोग देखकर बहुत खुश हुए थे और कह रहे थे कि तुम्हें तो बहुत अच्छी लड़की मिली है, हमें भी शादी करने के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश है। मगर क्या करें, हमारे घर वाले अभी हमारी शादी करना ही नहीं चाहते। ये कहकर वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे। न जाने क्यों वो बार बार मेरी होने वाली पत्नी नीलम की तारीफ़ कर रहे थे। कभी उसके होठों के बारे में बात करते तो कभी उसकी आंखों के बारे में बात करते थे। उन लोगों के मुंह से उसकी तारीफ़ सुनकर मुझे एक जलन सी महसूस हो रही थी, मगर फिर भी मैं खामोश रहा था। जब मैं घर आया तो रात को उसकी तस्वीर देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। रिश्ता तय होने से मुझ में इतना बदलाव आया था कि मैं उससे मोहब्बत करने लगा था, उसके बारे में सोचने लगा था और दिन रात उसकी फ़ोटो देखता रहता था। मेरी शादी में अब कुछ ही दिन रह गए थे। मेरे ससुराल वालों को मैं बहुत पसंद आया था। मेरी एक साली भी थी जिससे कभी कभी मेरी बात हो जाया करती थी, मगर मैं तो नीलम से बात करना चाहता था। नीलम की बहन ने मुझे बताया था कि नीलम का व्यवहार बड़ा ही शांत है। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती और हमेशा खामोश खामोश सी रहती है। मैंने सोचा कभी मैं भी तो ऐसा ही हुआ करता था, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। घर में तो मेरा बिहेवियर अभी भी ऐसा ही था। फ़िलहाल जैसे तैसे वो वक्त भी गुजर गया और मेरी शादी के दिन करीब आने लगे थे। घर में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। मैंने भी अपने दोस्तों को अपनी शादी में इनवाइट कर दिया था। वो लोग तो हमेशा मेरी शादी के बारे में ही बातें करते रहते थे। हमेशा उनकी ज़ुबान पर यही बात रहती थी कि तुम अपनी पत्नी से पहली बार मिलोगे तो किस तरह का रिएक्शन दोगे। अब ये मेरा और मेरी पत्नी का पर्सनल मैटर था। मैं उन लोगों को पति पत्नी के बीच होने वाली बातों के बारे में तो कुछ भी नहीं बता सकता था, क्योंकि मैं खुद पहली बार नीलम से मिलने वाला था। फिलहाल मेरी शादी नीलम के साथ हो गई थी। वो दुल्हन बनी कमरे में मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन इससे पहले मैं अपने दोस्तों के पास चला गया था, जो कि अभी हमारे घर से गए नहीं थे। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे दोस्त मुझे मेरे कमरे में जाने से पहले ही अपने साथ घर से बाहर ले गए थे और कहने लगे थे कि शादी की पहली रात के लिए हम तुम्हें ऐसी ऐसी टिप्स देंगे कि तुम सारी ज़िंदगी हमारी दी गई टिप्स को याद रखोगे, हमारी बात मानोगे तो फ़ायदे में रहोगे। मैंने कहा, तुम लोग तो मुझे ऐसे टिप्स दे रहे हो जैसे तुम लोगों की शादी हो चुकी है। उन दोनों ने कहा, हाँ, मगर शादी के बाद जो पति पत्नी के बीच होता है वो हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं। तुम तो बहुत मासूम हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए हम तुम्हें बताते हैं कि शादी के बाद अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करते हैं। वो लोग अपने साथ शराब लेकर आए थे और मेरे घर से थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने सुनसान सड़क पर मुझे ज़बरदस्ती शराब पिला दी। मैंने आज तक शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाया था, मगर उन लोगों की ज़्यादा ज़िद करने पर मैंने थोड़ी सी शराब पी ली थी। उन्होंने बोतल को मेरे मुंह से लगाते हुए कहा कि पियो यार, जी भर के पियो, आज तुम्हारी शादी का दिन है। ये दिन ज़िंदगी में बार बार नहीं आता, आज तो सेलिब्रेशन का दिन है। इस खुशी में तुम खूब पियो। आज की रात तुम्हें देखकर तुम्हारी पत्नी भी खुश हो जाएगी। मैं तो यही चाहता था कि नीलम मुझे हर तरह से खुश रखे। अब वो लोग मुझसे ये सब कह रहे थे तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई बात तो होगी, क्योंकि वो लोग मुझसे ज़्यादा लड़कियों को जानते थे। इसीलिए मैंने उनके कहने की खातिर शराब पी ली थी। फिर मेरे दोस्त प्रीतम ने मुझे एक ऐसी दवाई दी और कहा कि इस दवाई को खाने से तुम्हारी पत्नी सारी ज़िंदगी तुमसे खुश रहेगी और कभी तुमसे दूर जाने की बात भी नहीं करेगी। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया था। मैंने कहा, ये किस तरह की दवाई है? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी पत्नी कभी तुमसे अलग नहीं होगी। देखो, तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते, मगर हमें तुम्हारी फ़िक्र है, तभी तो हम तुम्हारे लिए ये दवाई लेकर आए हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे वो दवाई भी खिला दी थी और फिर जब मैं नशे की हालत में अपने घर के अंदर गया तो मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी मम्मी और बहन को इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं शराब पिया हुआ हूँ। मैं कमरे के अंदर चला गया था, मगर मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। शराब का नशा मेरे दिमाग पर सवार हो गया था। उन लोगों ने मुझे कुछ ज़्यादा ही पिला दी थी। पहली बार शराब पीने की वजह से और फिर ओवरलोड पी लेने से मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे अपना कोई होश ही नहीं था। मैं जैसे ही कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी दुल्हन बनी बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसने घूंघट किया हुआ था। मैं झट से बेड पर जा पहुंचा। मैंने उससे कोई बात नहीं की और उसका घूंघट उतार कर एक तरफ कर दिया। वो मुझे देखकर चौंक गई थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मुझसे रुका नहीं गया
और फिर मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी। उसके साथ ऐसा बिहेव किया जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई दरिंदा हूँ। शायद वो मुझे देखकर डर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और बहुत रो रही थी। कह रही थी, ये आप क्या कर रहे हो? मगर मैंने उसकी एक न सुनी। पहली बार मैं किसी लड़की से अकेले कमरे में मिल रहा था। वो मेरी पत्नी थी, सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहने वाली थी। अगर मैं इसके साथ ज़बरदस्ती ना करता तब भी वो मेरी पत्नी बनकर मुझे खुश करने के लिए मेरी खातिर सब कुछ कर सकती थी। मगर ना जाने क्यों मुझ पर यह हैवान हावी था। मैंने उसके साथ वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था और इतनी अभद्रता और दरिंदगी से मैंने उसकी इज्जत के साथ खेला कि वो बेचारी ये सब कुछ सहन न कर सकी थी। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर उसकी चीखें बाहर तक ना जा सकी क्योंकि मैंने खिड़की दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी चीखें कमरे से बाहर न जा सकी और वो सारी रात मेरी दरिंदगी का शिकार होती रही थी। वो बेचारी जब ये सब कुछ बर्दाश्त न कर सकी तो बेहोश हो गई और जब वो बेहोश हुई तो उसे ऐसी हालत में देखकर मैं भी खुद पर काबू न कर सका और मैं भी बेहोश हो गया। सुबह न जाने कौन सा समय था जब मुझे होश आया था। मैंने जब आंखें खोल कर देखा तो मेरा दिमाग बहुत भारी हो रहा था। जैसे ही मेरी नज़र बिस्तर पर गई तो नीलम बड़ी बुरी हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसे अभी तक होश न आया था। उसका शरीर खून से लहूलुहान हो रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं घबरा गया था। मैंने नीलम को होश में लाने की कोशिश की मगर उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसे अपना होश ही नहीं था। मैंने उसकी हालत ठीक की और फिर दिमाग लगाने की कोशिश की कि आखिर इसके साथ क्या हुआ। धीरे धीरे जब मुझे याद आया कि इसके साथ ये सब कुछ मैंने ही किया तो मुझे बेहद ही अफसोस हुआ। मैं बहुत डर गया था कि अगर मेरे घर वालों ने इसकी ऐसी हालत देख ली तो न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने अपनी पत्नी के साथ पहली रात ही उसका इतना बुरा हाल कर दिया तो सारी ज़िंदगी में न जाने उसके साथ क्या करूँगा। मैं इस बात को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा था मगर शादी वाला घर था और वो नई नवेली दुल्हन थी तो ये बात कैसे छुप सकती थी। अभी मैं यही उपाय सोच रहा था कि मैं क्या करूं जब मेरी माँ ने कमरे का दरवाज़ा बजा दिया। उस समय सुबह के 11 बज रहे थे। मैंने अपनी हालत भी जल्दी से ठीक की और दरवाज़ा खोल दिया। मम्मी ने कहा कि बेटा नीलम को भी जगा दो और जल्दी से तैयार होकर नीचे नाश्ते की टेबल पर आ जाओ। सारे मेहमान और घर वाले तुम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। वो ये कहकर वहाँ से वापस जाने लगी जब मैंने अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई और कहा कि नीलम अभी तक सो नहीं रही बल्कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये बात सुनकर मेरी मम्मी की आंखें फटी की फटी रह गईं और उन्होंने चौंकते हुए मुझसे कहा था, ये तुम क्या कह रहे हो? उसकी तबीयत ख़राब हो गई? उसे क्या हुआ? हटो, मुझे देखने दो। मम्मी मुझे साइड में करते हुए कमरे के अंदर घुसी चली आई। बिस्तर पर जब नीलम को बेहोश पड़े हुए देखा तो कहने लगी कि तुमने इसे होश में लाने की कोशिश नहीं की, इसे आखिर क्या हुआ है? मैं तो साफ मुकर गया था कि मैं नहीं जानता कि इसे क्या हुआ। रात तो ये बिल्कुल ठीक सोई थी मगर अब जागी नहीं रही। मेरा सच शायद ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रह सका क्योंकि मम्मी ने नीलम के शरीर से बहते हुए खून को देख लिया था। मम्मी कहने लगी कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, इसकी हालत बहुत सीरियस है। मम्मी ने मुझे तो कुछ नहीं कहा मगर उन्होंने शोर मचाकर बाहर से सबको बुला लिया था। मैंने भी कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाया और नीलम को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। मुझे बेहद अफसोस था कि मैंने नशे की हालत में ये क्या कर दिया। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था। अब मुझे याद आया था कि मेरे दोस्तों ने मुझे शराब पिलाई थी और वो दवाई भी खिलाई थी जो मुझे नहीं खानी चाहिए थी। ये सब कुछ ज़रूर उनकी शराब पिलाने से और उस दवाई के खाने की वजह से हुआ है। मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। घर वाले नीलम को देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। अंदर डॉक्टर नीलम का चेकअप कर रहा था और बाहर मैं बहुत परेशान हो रहा था कि क्या करूं। मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया था। घर वालों को भी कुछ नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने अपना मोबाइल जेब से निकाला और प्रीतम को कॉल करके सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर प्रीतम कहने लगा कि हमने तुम्हें शराब पिलाई थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी पत्नी की हालत ही ख़राब कर दो। और रही दवाई की बात, तो वो दवाई तुम्हारी पत्नी को खुश करने के लिए थी, ना कि उसकी हालत ख़राब करने के लिए। तुम्हारी पत्नी की हालत जैसी भी है उसके ज़िम्मेदार तुम खुद हो, हम पर उसका इल्ज़ाम मत लगाओ। ये कहकर प्रीतम ने फ़ोन बंद कर दिया था। जबकि मैंने आकाश को कॉल लगाई तो कुछ ऐसे ही शब्द आकाश ने भी कहे थे।
उन दोनों ने पहले तो मुझे ज़बरदस्ती रात को ये सब करने के लिए कहा, और फिर जब इतनी बड़ी मुसीबत मेरे सर पर आ गई तो वो लोग साफ बच रहे थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर जब बाहर आया तो उन्होंने मुझे पर्सनली अपने केबिन में बुलाया था। वहां जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे बहुत डांट लगाई थी, क्योंकि डॉक्टर पूरी बात समझ गए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी की हालत बहुत सीरियस है, एक ही रात में तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अरे वो तुम्हारी पत्नी थी, तुम कदर और तमीज़ के साथ उसके साथ पेश आते। उसका और तुम्हारा तो सारी ज़िंदगी का साथ था। तुमने तो उसके साथ हैवानियत को इस तरह से अंजाम दिया जैसे तुम उसके पति नहीं बल्कि उसको एक रात के लिए ख़रीद के लाए थे। डॉक्टर की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं नीलम के साथ ये सब कुछ भी कर सकता हूँ। इस सब के जिम्मेदार मेरे दोस्त थे, मेरी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने ही मुझे शराब पिलाई थी और दवाई भी खाने के लिए दी थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ। मगर मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बात प्लीज़ मेरे घर वालों को मत बताइएगा, क्योंकि ये हम दोनों पति पत्नी का पर्सनल मैटर है। मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी तो मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगा, कभी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा और हमेशा उसकी इज्जत करूँगा। मेरी बात सुनकर डॉक्टर को मुझ पर यकीन आने लगा था। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, मगर तुम्हारी पत्नी के आधे शरीर को पैरालाइज हो गया और उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो ना तो बिस्तर से हिल सकती है और ना ही कुछ बोल सकती है। उसको हमें कुछ दिन अस्पताल में ही रखना होगा। मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि आप जितने दिन चाहें उसे अपने पास रखें, मगर मेरी पत्नी ठीक हो जानी चाहिए और उसके इलाज में भी जितना पैसा खर्च होगा मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर को तो मैंने जैसे तैसे भरोसा दिला दिया था। नीलम के घर वाले भी उसकी तबीयत देखने के लिए अस्पताल आ गए थे। डॉक्टर ने हमारे घर वालों को यही बताया था कि शादी की थकान की वजह से और बीपी लो हो जाने की वजह से उसकी ऐसी कंडीशन हो गई। अभी वो कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहेगी। मुझे तो इस सब के बारे में सोच कर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये सब कुछ मेरे दोस्तों का ही किया धरा था। अगर वो मुझे ज़बरदस्ती शराब ना पिलाते तो मेरे साथ ये ना होता, और मैं भी उन लोगों की बातों में ना जाने क्यों आ गया था। मेरे घरवाले और नीलम के घरवाले दोनों की ही ज़ुबान पर एक सवाल था कि आखिर उसे हुआ क्या था। लेकिन फिर डॉक्टर के दिए हुए जवाब ने उन सब के सवालों के जवाब दे दिए थे, जिसके बाद कोई भी मुझसे कोई सवाल न कर सका था। मगर मेरी ये सच्चाई ज़्यादा देर तक तो नहीं छुप सकती थी। जैसे ही मेरी पत्नी होश में आएगी वो सबको सब कुछ सच सच बता देगी। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। शायद ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, मगर मैं क्या करता, ये काम मेरे लिए करना बहुत ज़रूरी था। दरअसल मेरे दिमाग में आइडिया ये आया था कि मैं अपनी पत्नी को मरवा देता हूँ। जब वो ज़िंदा ही नहीं रहेगी तो किसी को कुछ बताएगी भी नहीं। मगर ये काम कैसे हो सकता था? फिर मेरी नज़र हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय पर गई, जो बार बार मेरी पत्नी के कमरे में आ जा रहा था। मैंने उसको खामोशी से एक तरफ को बुलाया और उसको पैसों का लालच दिया और कहा कि अगर तुम मेरी पत्नी को मारने में कामयाब रहे तो मैं तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। मैं जानता था कि पैसों के लालच में आकर वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उस मामूली से वार्ड बॉय के लिए 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। मैंने उससे कहा, कुछ भी ऐसा करो कि मेरी पत्नी अपनी जान से चली जाए और उसकी मौत का कारण किसी को पता न चले। होश आने से पहले पहले वो जिंदा नहीं रहनी चाहिए। मैंने उसे एडवांस के 50,000 रुपये भी दे दिए थे, क्योंकि इस समय मेरे पास इतने ही पैसे थे। इस वार्ड बॉय का मुंह बंद करने के लिए और अपना काम करवाने के लिए तो मुझे इतने पैसे इसे देने ही थे। बाकी के पैसों का बंदोबस्त भी मुझे कहीं ना कहीं से करना ही था। फिलहाल मैंने उससे कहा था कि कल सुबह तक ये लड़की मर जानी चाहिए। उसने मुझे भरोसा दिलाया था और कहा था कि आप बस पैसों का इंतज़ाम रखना, ये लड़की कल सुबह तक जिंदा नहीं रहेगी और ये कैसे मरी ये भी किसी को पता नहीं चलेगा। मैं उस वार्ड बॉय की बात सुनकर बेफिक्री से अपने घर वापस आ गया था, क्योंकि वहाँ अस्पताल में मेरी मम्मी और मेरी बड़ी बहन उसके साथ रुकी हुई थी। घर आकर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मुझे बड़े सुकून की नींद आई थी। मैंने यही सोचा था कि मेरी इस हरकत के बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और रही अपने दोस्तों की बात तो मैं अब उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रखूँगा। मुझे मुश्किल में फंसाकर वो लोग मेरी कोई मदद भी नहीं कर पाए थे। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने सोचा कि अस्पताल में ज़रूर कोई ना कोई ख़बर मिलेगी, मगर ना तो मेरे नंबर पर किसी की कॉल थी और ना ही पापा ने मुझे नीलम की तबीयत के बारे में कुछ बताया था। मैं खुद ही अस्पताल चला गया।
वहाँ जाकर मैंने देखा कि मेरी मम्मी और मेरी बहन तो मेरी पत्नी की तरफ से बेफिक्र थीं। मैंने उनसे नीलम की तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, मगर रात बेंच पर बैठे बैठे हम लोगों की अचानक आंख लग गई थी। उसी दौरान नीलम के कमरे में एक हादसा हुआ। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने बड़ी ही गौर से उनकी बात सुनी थी। उसके बाद उन्होंने मुझे जो बताया उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए थे। दरअसल मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि आधी रात के समय नीलम के कमरे से किसी के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आ रही थी। जब हम लोग भागकर कमरे के अंदर गए तो देखा कि वहाँ पर वार्ड बॉय अजीब सी हालत पर पड़ा हुआ ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, हाथ पैर बुरी तरह से अकड़ गए थे। न जाने उसे क्या हुआ था और वो क्यों इतनी बुरी तरह से चीख रहा था। रात ही उसे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उसकी हालत ठीक नहीं है। उसको तो अपनी आंखों से दिखाई देना भी बंद हो गया। नीलम के कमरे में उसके साथ क्या हुआ और उसकी ऐसी खतरनाक हालत कैसे हुई, वो इस बारे में किसी को कुछ बता भी नहीं रहा था। भगवान जाने उस बेचारे के साथ क्या हुआ, मगर अच्छी बात यह है कि उस हादसे के 1 घंटे के बाद ही हमारी नीलम को भी होश आ गया। डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्दी रिकवर हो जाएगी और हम उसे अपने घर ले जा सकेंगे। न जाने मेरे बेटे की खुशियों को किसकी नज़र लग गई। मेरी माँ बहुत अफसोस के साथ ये बात मुझे बता रही थी, मगर उस वार्ड बॉय के साथ क्या हुआ था ये बात तो मैं भी जानना चाहता था। मैं खामोशी से वहाँ से निकलकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ पहुँच गया था, जहाँ पर वो वार्ड बॉय एडमिट था। मैं जानना चाहता था कि वो तो मेरी पत्नी को उसके कमरे में मारने के लिए गया था, तो फिर उसकी खुद की हालत ऐसी कैसे हो गई। मैं जब वहाँ गया तो देखा कि वो वार्ड बॉय अपने बिस्तर पर बड़ी बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया। उसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ सच में कुछ खौफनाक और डरावना सा हुआ है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। मेरी आवाज़ सुनकर शायद वो मुझे पहचान गया था। उसने मेरे आगे हाथ जोड़े और कहने लगा कि देखो साहब, अब मुझे कोई काम मत देना। मैं आपकी पत्नी को नहीं मारना चाहता। अगर मैं आपकी बातों में ना आता तो शायद मेरी ऐसी हालत ना होती। वो ये कहकर बहुत अफसोस भरा चेहरा अपना बनाने लगा था। मैंने कहा, मगर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम मुझे बताओ तो सही। क्या नीलम ने तुम्हें मारने की कोशिश की? मगर वो तो खुद बिस्तर पर पड़ी हुई है। वो कहने लगा कि नहीं नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, बल्कि कोई और था जिसने मेरे साथ ये किया। मैं आपकी पत्नी के कमरे में उसे जहर का इंजेक्शन देने के लिए चला गया था। स्टाफ के लोगों को तो वैसे भी पेशेंट के कमरे में आने जाने की परमिशन होती है। मैंने सोचा कि मैं आपकी पत्नी को जहर का इंजेक्शन दे दूंगा और उसके बाद आपकी पत्नी कभी होश में ही ना आ सकेगी और अपनी जान की बाजी हार जाएगी। मैं उसके इंजेक्शन लगाने ही वाला था जब उसकी खूबसूरती देखकर मेरी भी उस पर नीयत ख़राब होने लगी। मैंने सोचा कि रात के समय कमरे के अंदर कोई आएगा भी नहीं और ये लड़की कोई हरकत भी नहीं कर सकती। मैं इसकी इज्जत ख़राब भी कर लूँगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों ना पहले मैं अपनी इच्छा इसके साथ पूरी कर लूँ, उसके बाद ही इसको मारना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही मैंने उसको हाथ लगाया तो अचानक एक तेज़ सी बिजली मेरी आंखों में घुस गई। उसकी कड़क इतनी ज़ोरदार थी कि मेरे कानों के पर्दे फटने लगे। मुझे कोई साया सा उसके पास खड़ा हुआ महसूस हुआ था, जिसने मुझे ज़ोर से पीछे धकेल दिया। मैं इतनी ज़ोर से धक्का खाकर दरवाजे के पास आकर गिरा था कि दरवाज़ा मेरे दिमाग पर ज़ोर से लगा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी आंखों में चमकती हुई बिजली की रोशनी को डाल दिया हो। मेरी आंखों में अजीब सी चुभन होने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा था। मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। कमरे में एक ज़ोरदार सा झटका मुझे आता हुआ महसूस हुआ। मशीनों की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से चारों तरफ गूंज रही थी। कमरे की लाइट खुद ब खुद जलबुझ होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे ये साया चलते हुए मेरे करीब आया और इसने मुझे एक बार और ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। मैं इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था, फिर भी शायद मेरे चीखने की आवाज़ किसी को नहीं जा रही थी। मेरे हाथ पैर पूरी तरह से अकड़ गए थे। शरीर कोई भी हरकत करने काबिल न रहा था। आंखों में इतनी तेज़ चमक थी कि आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी। कमरे में इतना शोर था कि मैं कुछ सोच समझने के काबिल न रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद जब पूरे कमरे के अंदर शांति फैल गई, मेरे हाथ पैर अकड़ गए। मुझे कुछ दिखाई न देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरी आंखों में एक गहरा अंधेरा छा गया है। मैं कुछ नहीं देख सकता था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा जब कमरे के अंदर कुछ लोग आए
और उन्होंने मेरी हालत देखी तो उन सब की भी चीखें निकल गईं। सब लोग यही कह रहे थे कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई, तुम्हारे साथ क्या हुआ। मगर डर की वजह से मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। मैं किसी को कुछ बताने काबिल नहीं था। मैं क्या बताता कि मैं इस लड़की के साथ क्या करने जा रहा था और मेरे साथ क्या हो गया। मुझे यहाँ भर्ती कर दिया गया। मेरा इलाज शुरू हुआ तो पता चला कि मैं अपनी आंखें खो चुका हूँ। देखो साहब, आपकी एक गलती की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं तो कहता हूँ कि इस लड़की में ज़रूर कोई गड़बड़ है, तभी तो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, आप अपने पैसे अपने पास रखो। वार्ड बॉय की बातें सुनकर तो मैं अपने होश पर काबू रखने काबिल न रहा था। भला ऐसा भी कैसे हो सकता है। एक दो बार तो मुझे उसकी बातों पर यकीन भी नहीं आया था, लेकिन उसकी हालत देखकर उसकी बातों पर यकीन करना तो बनता था। ऐसी कंडीशन में वो मुझसे झूठ तो नहीं बोल सकता। और फिर मुझे मेरी मम्मी ने भी तो कुछ ऐसा ही बताया था। मैं तो बहुत परेशान था। मैं वहाँ से उठकर आ गया था। अब मेरी पत्नी भी होश में आ चुकी थी। बस मैं यही सोच रहा था कि मैं उससे सामना कैसे करूँगा। वह ज़रूर होश में आने के बाद सबसे पहले अपनी आप बीती सबको बता देगी। लेकिन होश तो मेरे तब उड़े थे जब मैं उसके सामने गया और वो बिल्कुल ठीक सबके साथ नॉर्मल होकर बातें कर रही थी। सबका मूड भी बिल्कुल ठीक था। शायद उसने किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने उसे उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो उसने मुझे सबके सामने जवाब दिया था कि अब मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। 2 दिन बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। डॉक्टरों का कहना था कि उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसे जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाता। इसे कुदरत का करिश्मा कहें या उसका अच्छा नसीब जो वो इतनी जल्दी ठीक हो गई। मगर जब वो घर आई तो उसने घर वालों को सारी हकीकत बता दी थी। हकीकत सुनने के बाद मैं सबकी नज़रों में बहुत गिर गया था। उसने फैसला किया था कि वो मेरे साथ अपनी आगे की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती और ना ही वो मेरे घर में रहना चाहती है। वो अपने माता पिता के घर जाना चाहती है। मुझे नीलम से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो घर आने के बाद मेरी सच्चाई सबको बता देगी। मुझे तो यही लगा था कि वो अब किसी को कुछ नहीं बताएगी। अगर उसे ये सब बताना ही होता तो वो अस्पताल में भी पूरी बात सबको बता देती। उसका मुझे छोड़ने वाला फ़ैसला सुनकर तो जैसे मैं पूरी तरह से हिलकर रह गया था। उसने कहा था कि वो मुझ जैसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, इसलिए मैं उसे डाइवोर्स दे दूं। जब मेरे घर वालों ने मेरी गलती के बारे में सुना तो सब लोगों ने ही मुझे बहुत डांटा था। आखिरकार गलती तो मेरी ही थी। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकता था। उसकी जान पर बन आई थी। मेरी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। मेरे घर वाले मुझे बहुत सारी बातें सुना रहे थे, जबकि नीलम के पापा का भी यही फैसला था कि वो अपनी बेटी को अब ससुराल नहीं आने देंगे। मगर मैं नीलम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। शायद नीलम जैसी अच्छी लड़की मुझे कहीं नहीं मिल सकती थी। मेरी सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि मैंने वार्ड बॉय को पैसे देकर नीलम को मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो बच गई। ऊपर वाला जो चाहे वो कर सकता है। उसकी मर्जी के बिना तो इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जिंदगी और मौत के फैसले भी उसके ही हाथ में हैं। मैंने नीलम को मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन ऊपर वाला ऐसा नहीं चाहता था। तभी तो उसने ऐसा कुदरत का करिश्मा दिखाया कि नीलम को एक खरोंच तक न आई थी और वो बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मेरे घर वालों ने मुझे इस बात पर बहुत डांटा था कि तुमने जो उसके साथ कमरे में किया, ऐसा तो नॉर्मली बहुत से ऐसे शादीशुदा कपल्स के साथ हो जाता है, लेकिन बाद में तुमने अपनी गलती छुपाने के लिए उसको मरवाने की जो हरकत की थी वो तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मेरे घर वाले भी काफ़ी दिनों तक मुझसे नाराज़ रहे थे। कोई भी मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं था, जबकि नीलम के पापा तो मुझे अरेस्ट करवाना चाहते थे, मगर नीलम ने उनसे मना कर दिया था। तभी वो खामोश होकर बैठ गए थे। मैं काफ़ी दिनों तक अपनी इस गलती का बेहद अफसोस करता रहा था और फिर आखिरकार मैंने सोच लिया था कि मुझे जैसे तैसे नीलम से माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है। मैं उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं उसे बताऊंगा कि ये सब कुछ नशे की हालत में मुझसे हो गया था, वरना मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। मगर मैं अपनी सफाई उसे कैसे सुनाता, वो तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं बार बार उसके घर के चक्कर लगा रहा था, मगर उसके पापा घर का दरवाज़ा मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया करते थे और मना करते थे कि आज के बाद मेरी बेटी से कभी मिलने मत आना और जल्द ही डाइवोर्स देकर उसे आज़ाद कर दो। मैं उसकी शादी कहीं और करवा दूंगा। लेकिन मैं किसी हाल में भी नीलम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जितना होता मैं उससे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा था।
कई बार मैंने उसे सॉरी के मैसेज भेजे थे। उसकी बहन से भी कहा था कि वो उससे बात करे और कहे कि वो मुझे माफ़ कर दे। मुझसे जो गलती हुई आइंदा वो गलती मुझसे कभी नहीं होगी। ये सब कुछ मेरे उन बिगड़े हुए दोस्तों की वजह से हुआ था। आज मुझे याद आया था कि हमारा पुराना दोस्त जगत, जिसके माता पिता ने हम जैसे दोस्तों से उसका किनारा करवा लिया था, ऐसा उन्होंने उसके लिए बहुत बेहतर किया था, क्योंकि अगर वो भी हमारे साथ आज शामिल होता तो शायद गलत संगत में आकर वो भी अपने साथ कुछ बुरा कर सकता था। ये सब कुछ गलत संगत की वजह से हुआ था। अगर हम अच्छे लोगों की संगत लें तो हम अच्छी बातें ही सीखते हैं, लेकिन अगर हम गलत लोगों की संगत सीखते हैं तो हम हमेशा गलत का सामना करते हैं और गलत बातें ही सीखते हैं। मुझे अपनी गलती का रह रहकर बहुत एहसास हो रहा था। मैं नीलम से माफ़ी मांगते मांगते थक गया था। नीलम थी कि मुझे माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं थी, मगर जितना मुझसे हो सका मैं उससे माफ़ी मांगता रहा। बार बार उसके घर के करीब जाता, उसकी खिड़की के आगे हॉर्न बजाकर शोर मचाता ताकि वो एक बार मुझसे बात तो कर ले। सॉरी के साइन बोर्ड उसे दिखाता, सॉरी के मैसेज उसे भेजता, सॉरी के गिफ्ट उसके दरवाजे पर रख दिया करता था। कान पकड़कर उससे माफ़ी मांगता, बार बार उसके दरवाजे पर जाता, उसके घर वालों से भी माफ़ी मांगता। 3 महीने मैंने उससे माफ़ी मांगी थी और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि नीलम ने हार कर मुझे माफ़ कर दिया था और फिर वो मेरे साथ मेरे घर चली आई थी। मेरे घर वाले नीलम को अपने घर देखकर बहुत खुश हुए थे। फिर मेरे घर वालों ने भी मुझे माफ़ कर दिया था क्योंकि मैं नीलम से माफ़ी मांगने में कामयाब रहा था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं कभी उसे किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही कभी उस पर कोई आँच आने दूंगा। नीलम बहुत शांत बिहेवियर की लड़की थी। मेरे साथ उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने लगी थी। मैंने उससे धीरे धीरे सब कुछ पूछना शुरू किया। उससे अपनी गलती की अपने सामने बिठाकर भी माफ़ी मांगी थी और उससे पूछा था कि उस रात वार्ड बॉय के साथ आखिर क्या हुआ था, क्या तुमने ये सब कुछ किया था? नीलम ने मुझे बताया कि नहीं, मैंने ये कुछ भी नहीं किया था। दरअसल मैं 7 साल की थी जब मुझे मेरी माँ इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे एक साया सा नज़र आने लगा था, एक ऐसा साया जिसकी कभी मैंने शक्ल ही नहीं देखी। बस मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरे आगे पीछे रहता है। कभी खेलते खेलते भागते हुए मैं ज़मीन पर गिर जाती तो मुझे कोई संभाल लिया करता था, मेरे चोट नहीं लगती थी। मैंने ये बात अपने पापा को बताने की कोशिश की तो कभी पापा ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्हें ऐसा लगता था जैसे मैं उनसे झूठ बोलती हूँ। जब मैं 12 साल की हुई तो पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी सौतेली माँ अपने साथ 10 साल की एक बेटी लेकर आई थी। मेरी सौतेली माँ तो कभी मेरी माँ बन न सकी, मगर सौतेली बहन हमेशा मेरे साथ बहन बनकर रहती है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ जैसे मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ और मुझे अचानक से कोई बचा लेता है। जैसे मैं स्कूल जाती थी तो अपनी कॉपीज़ घर भूल जाती थी। अचानक से कॉपीज़ मेरे बैग में आ जाती थी। टीचर मुझे अगर मेरी किसी गलती पर मारती तो उनके मारने पर मेरे हाथ पर चोट नहीं लगती थी। ये सारी ही बातें मैंने अपने पापा को फिर से बताने की कोशिश की, मगर कभी उन्होंने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। तो फिर आगे चलकर मैंने उन्हें कुछ भी बताना छोड़ दिया। उस रात जो तुमने मेरे साथ किया शायद वो बहुत गलत था। शायद जो साया मेरे साथ रहता है वो तुम्हें भी सज़ा दे सकता था, मगर उसने तुम्हें सज़ा इसीलिए नहीं दी क्योंकि तुम अपने होश में नहीं थे, तुम नशे की हालत में थे। तभी तुमने मेरे साथ उस दरिंदगी को अंजाम दिया था। लेकिन बाद में उस वार्ड बॉय ने जो मेरे साथ किया वो सच में बहुत गलत था। वो मुझे मारना तो चाहता था, मगर पहले वो मेरे साथ अपनी हवस को पूरी करना चाहता था। वो धीरे धीरे जैसे ही मेरे करीब आया मुझे उसकी चीख पुकार की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं उसके चीखने की आवाज़ से होश में आई थी। मैंने देखा कि उसके आसपास कोई साया खड़ा हुआ था। मेरे होश में आते ही वो साया कहीं गायब हो गया और मैं ये सब देखकर अचानक बेहोश हो गई। लेकिन जब मुझे 1 घंटे के बाद होश आया तो मैं बिल्कुल ठीक थी। मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ कुछ हुआ है। क्या तुम जानना चाहोगे कि वो साया किसका था? मैं जानती हूँ कि वो साया किसका था। वो साया मेरी माँ का है, क्योंकि एक माँ ही तो होती है जो अपनी औलाद को कभी किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकती और हमेशा अपनी औलाद को बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है। दरअसल जिस दिन से मेरे पापा ने दूसरी शादी की है, मेरी सौतेली माँ ने मेरी ज़िंदगी को दुश्वार कर दिया। वो मुझे प्यार नहीं करती थी। मैं हमेशा खामोश एक तरफ बैठी रहती थी। मेरे दिल को ये सदमा लगा हुआ था कि पापा ने दूसरी शादी क्यों की और मेरी सगी माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई। मुझे अपने ही घर में अकेलापन महसूस होता था।
जब मैं जवान हुई तो मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी गई, मगर जब मैं अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घर गई और मैंने तुम्हें छोड़ने का फ़ैसला कर लिया तो मेरी सौतेली माँ दिन रात मुझे ताने दिया करती थी कि कितनी मुश्किल से तेरी शादी करवाई थी। मैं तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी और अब तू दोबारा से यहाँ हमारे घर में रहने के लिए आ गई। वो मुझे किसी भी तरह घर से निकाल देना चाहती थी और तुम मुझसे बार बार माफ़ी मांग रहे थे, मगर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करना चाहती थी। मेरी सौतेली माँ ने मुझे दिन रात इतने ताने दिए थे कि मुझसे उनके ताने बर्दाश्त न होते थे। यही वजह थी कि मैंने तंग आकर तुम्हें माफ़ कर दिया और सोचा कि कुछ लोगों से शादी की पहली रात ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। तुमने जो कुछ भी किया नशे की हालत में किया था, जानबूझकर तो नहीं किया, लेकिन अगर तुम अपनी गलती मान लेते और मुझे मरवाने की कोशिश ना करते तो तुमसे दोबारा गलती ना होती। शायद मैं तुमसे इतना नाराज़ भी ना होती, क्योंकि वो वार्ड बॉय मुझे सब कुछ बता चुका था। मैं भले ही बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, मगर वो मुझसे बातें कर रहा था। मुझे उसकी एक एक बात सुनाई दे रही थी और फिर घर आने के बाद सौतेली माँ के दिन रात के ताने सुनना। इस सब से छुटकारा पाने के लिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें माफ़ कर ही देती हूँ, और अगर तुमने दोबारा कोई ऐसी गलती की तो शायद मैं फिर से तुम्हें माफ़ ना कर सकूँगी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरी सौतेली माँ ने मेरी ज़िंदगी दुश्वार कर दी। वो मुझे अपनी कहानी बताते हुए रोने लगी थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कहती हो ना कि तुम्हारी माँ का साया हमेशा तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारी माँ का साया कभी तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। आज भी मैं और नीलम एक साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नीलम का मैं इतना ख्याल रखता हूँ कि कभी उसे किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। मैंने कभी उसे तंग नहीं किया। मैं बुरा इंसान नहीं था। बस कहते हैं ना कि इंसान कभी कभी गलत संगत में पड़कर बुरा इंसान बन जाता है। मैंने अपने उन आवारा दोस्तों का साथ छोड़ दिया। अब मैं अपनी पत्नी के साथ खुश हूँ। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें आपको कुदरत ने बचाया हो, ऐसे हादसे जिसमें आपने कुदरत का करिश्मा देखा हो? तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हम अपनी अगली स्टोरी में आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाएं। और याद रखिए, हमेशा अच्छे लोगों का साथ अपनाइए। गलत लोगों का साथ अपनाने से आप भी गलत बन जाएंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी में मुसीबत खुद ब खुद आ जाएगी। सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो सीधे सीधे रास्ते से गुजर जाते हैं, मगर उनको उन मुश्किलों के रास्ते पर चलने के लिए भगवान उनका साथ देता है। इसीलिए आप भी कोशिश यही कीजिए कि अच्छे लोगों का साथ अपनाएं और अच्छा बनिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।